साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद रोशनी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस क्लास में हम हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत के ऊपर स्टडी करेंगे और प्राचीन भारत से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये ब्रीफली आपको इसके जो फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आप तक पहुंच जाएं। तो एंशिएंट इंडिया जो है उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर नोट्स मैंने पहले से ही बना लिए हैं सो दैट कि आपका टाइम जो है बच जाए। तो इस क्लास को शुरू से एंड तक देखिएगा सो दैट कि आपको सभी तरह के कॉन्सेप्ट, सभी तरह के जो फैक्ट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वो रिकॉल हो जाए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो इतिहास है उसको किस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो भारत को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के ऊपर, और प्राचीन भारत के ऊपर भी किसमें, पाषाण काल के ऊपर। तो प्राचीन काल में जो भारत का रूप था उसमें जो पाषाण काल था उसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अच्छा, अब इन तीनों कालों से संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल का जो दूसरा नाम है आखेटक काल या फिर खाद्य संग्राहक काल भी है, क्योंकि इस समय का जो मनुष्य था उसका मुख्य काम था शिकार करना और शिकार के माध्यम से खाना इकट्ठा करना, उसका संग्रहण करना, सो दैट कि आपात स्थिति में उस भोजन का प्रयोग करके अपने आप को बचा सके। तो जीवन का जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिकार था। अच्छा, जो आधुनिक मानव है जिसे हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, वो 36,000 वर्ष जो ईसा पूर्व है वो अस्तित्व में आया। दूसरा फैक्ट है कि जो मनुष्य का प्रथम पालतू पशु था वो था कुत्ता। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था उसे कब बनाया गया पालतू, तो मध्य पाषाण काल में उसे पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है आग की जानकारी के ऊपर। तो आपको बता दें कि आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल से ही थी, क्योंकि जंगल में आग लग जाना और उसके बाद उसका जान बचा करके वहाँ से मनुष्य का पलायन कर जाना, ये घटनाएं अक्सर होती रही। लेकिन जो आग का प्रयोग है, यानी मनुष्य ने ये कब सीखा कि उसको आग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, वो कच्चे मांस को पका कर खा सकता है इत्यादि चीज़ें। तो आग का जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल में उसने प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट इज कृषि का प्रारंभ। तो कृषि का जो प्रारंभ है वो नवपाषाण काल में किया गया, और इससे क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो गई। अब वह एकदम यहाँ से वहाँ भटकने वाला प्राणी नहीं रहा, बल्कि वो एक निश्चित स्थान पर रहने लग गया और कृषि करने लग गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं, जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता के जो है खोज की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है व्यवस्थित कृषि का जो साक्ष्य मिला। तो पूरा पाषाणकालीन जो भारत था उसमें जो व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है पाषाणकालीन सभ्यता के तीनों साक्ष्य, यानी कि पूरा पाषाण काल संबंधित साक्ष्य, मध्य पाषाण कालीन संबंधित साक्ष्य और जो नवपाषाण काल संबंधित साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी से प्राप्त हुए। तीनों ही साक्ष्य जो कि कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो मानव की जो पहली धातु थी, यानी सबसे पहले धातु उसने कौन सी प्रयोग में लाई, तो वो थी तांबा। ठीक है। चावल की खेती का जो साक्ष्य मिला सर्वप्रथम वो मिला कोल्डी हवा, प्रयागराज के निकट है। पहिए का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। तो ये पॉइंट क्लियर होंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको समझने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट तो यह हो गया। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के प्रमुख जो नगर थे तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, रंगपुर, रोपड़, लोथल, कोटदीजी, आलमगीरपुर, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली, ये कुछ फेमस शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शहर किस नदी के किनारे पर है और उसके जो उत्खनन करता हैं वो कौन है। तो हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के तट पर, और इनकी जो खुदाई है वो दयाराम साहनी ने 1921 में कराई थी। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और इसकी जो खुदाई थी वो राखाल दास बनर्जी 1922 में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें लोथल, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे था और इसकी जो खुदाई थी रंगनाथ राव ने 1955 से 62 के बीच में कराई थी। आलमगीरपुर की बात करें हिंड नदी के किनारे और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी जो है खनन किया गया। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे था और बीबी लाल और बीके थापर ने मिलकर के 1961 में इसकी खुदाई की। धौलावीरा की बात करें तो ये जेपी जोशी के निर्देशन में इसका खनन किया गया 1967 से 68 के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें क्या क्या खास चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो खास वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की भट्टी और विशाल अन्नागार। इसी प्रकार से जो शहर था इम्पोर्टेंट मोहनजोदड़ो, वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं या कैसी विशेष चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो उसमें स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी, पशुपति की मूर्ति और सूती धागा, ये विशेष वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से, विशेष वस्तुएं हैं या फिर इमारतें हैं जिसके माध्यम से हम मोहनजोदड़ो को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है, यानी जो सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। और ये जो तिथि है ये कार्बन 14 के माध्यम से निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल वाला जो राज्य है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मृतकों का टीला। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा जो कि एक शहर था हड़प्पा सभ्यता का, उसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि उसका जो मुखिया था परिवार का वो एक महिला हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का जो आधार था उसका, तो उसमें कई चीज़ें थी जिनमें से मुख्य आधार था कृषि, यानी कृषि पर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। दूसरा पशुपालन था, उद्योग थे और व्यापार था। और आपको बता दें जो व्यापार था इस समय वो वस्तु विनिमय के रूप में काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कपास की जो खेती है सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि सर्वप्रथम जो कपास की खेती है वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू की गई। कपास के अन्य नाम जो हैं वो भी समझना है। तो सिंधु के नाम से भी कपास को जानते हैं और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में जानते हैं। सिंडन के नाम से भी कपास को जानते हैं, किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कपास है उसको सिंधु के नाम से कौन जानते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, और सिंडन के नाम से जानते थे यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है सैंधव सभ्यता के व्यापार जो पद्धति थी, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, वस्तु विनिमय पर आधारित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासनिक जो पद थे वो वणिक वर्ग के पास था। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा के जो साधन थे उसमें मुख्य रूप से जो पूजाएं होती थी
मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, योनि की पूजा होती थी, वृक्ष की पूजा होती थी, पशु की पूजा होती थी, और पशुओं में किसकी पूजा होती थी? तो कुबड़ वाला जो सांड था उसकी पूजा होती थी। अगर हम यहाँ पर कला की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी, आर्ट उनका कल्चर था, तो उसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मोहरें और मूर्ति निर्माण कला में वहाँ के लोग प्रवीण थे। सैंधवकालीन मोहरें जो है सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी एक पत्थर है जिसकी मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाया करते थे। हड़प्पा की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, और भाव चित्रात्मक तो थी ही। जो पहली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी सिंपल सी भाषा में जैसे आपका उर्दू लिखा जाता है, और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं यानी कि हिंदी की तरह लिखा जाता था, यानी मिक्स फॉर्म था। अगला जो पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लेखन को ब्रिस्टू फेदम कहा जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शवों को दफनाने और जलाने दोनों प्रथाओं से परिचित थे, यानी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी वहाँ जहाँ पर लोगों को दफनाया भी जाता था और लोगों को जलाया भी जाता था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता समय की जो प्रमुख जातियाँ थीं, तो उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन, ये 4 जाति के लोग उस समय विद्यमान थे, जिन्हें हम लोग कंबाइंड फॉर्म में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वैदिक सभ्यता से संबंधित वो ये कि इसको 2 काल में बांटा गया है। एक तो ऋग्वेदिक काल जिसकी कालावधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास बताया गया वो कहाँ से बताया गया कि मध्य एशिया, यानी जो आर्य थे वैदिक सभ्यता से संबंधित वो मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसा बताया किसने? मैक्समूलर ने। आर्यों का जो सर्वप्रथम स्थान निवास था, निवास उन्होंने जहाँ पर किया था वो सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। सप्त सेंधा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं कभी कभी, यानी आर्य जहाँ सबसे पहले बसे वो जगह क्या कहलाती है? सप्त सिंधु क्षेत्र या फिर सप्त सेंधा प्रदेश। अगर हम बात करें सप्त सेंधा प्रदेश किस क्षेत्र को कहा गया, तो पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ही सप्त सेंधा प्रदेश के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के ऊपर। तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था कि ऋग्वेदिक आर्य कबीलों में बटे थे, छोटे छोटे ग्रुप थे जिन्हें कबीले कहा जाता था। ऋग्वेदिक साहित्य में कबीलों को जन कहा गया था। जन, कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था, और राजन जो है मुख्य शासक था। रामायण वगैरह में जब आप सुनते होंगे तो जो राजन शब्द है वो राजन यही है जो कि उस कबीले का हेड हुआ करता था, मुखिया होता था। ऋग्वेद कालीन सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो परिवार या फिर कुल थी। और अगर क्रम की हम बात करें तो कुल मिलकर के ग्राम बनाते थे, और ग्राम मिलकर के जो है विश बनाते थे, और विश बन के जन बनता था, और जन का जो प्रतिनिधित्व करता था हेड वो था राजन। हाँ नहीं, इसमें कुलपति, और कुलपति से बड़ा जो है ग्रामणी, और ग्रामणी से विशपति, और विशपति से जाकर के फिर आपका राजन। तो ये एक तरह से सामाजिक ढांचा था किसका? ऋग्वेदिक काल का। कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश, विश के बाद जन, जन के बाद कुलपति, कुलपति के बाद ग्रामणी, ग्रामणी के बाद विशपति, और उसके बाद आपका राजन। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो 275 बार उल्लेख है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। और विश शब्द जो है उसका उल्लेख 170 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो ऋग्वेद के समय जो संस्थाएं थी, नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, और नंबर 3 विदत। ये संस्थाएं हुआ करती थी जो विशेष कार्यों में निपुण थी। ऋग्वेद कालीन समाज जो है पितृसत्तात्मक था। अब यहाँ पर एक पॉइंट डिफरेंट हो गया। अगर
आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन जो ऋग्वेद कालीन जो सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि पिता का जो है आधिपत्य उसमें हो गया था। ऋग्वेद कालीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम सभी को समझना पड़ेगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से संबंधित, वो ऋग्वेद काल में कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसी व्यवस्था में ढाल दिया जाएगा। तो ऋग्वेद कालीन 4 वेद जो थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से वर्ण बटे हुए थे, और जो कि किस पर आधारित थे, तो कर्म पर आधारित थे, ना कि जाति पर या वंश पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, आर्यों का प्रमुख पेय सोम था। नेक्स्ट पॉइंट इज, आर्यों का प्रमुख खाद्य पदार्थ जो था वो यव या फिर जौ के नाम से जानते हैं। आर्य समाज में विधवा पुनर्विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधवा पुनर्विवाह भी था, नियोग प्रथा भी थी और साथ में पुनर्विवाह का भी प्रचलन था, यानी कि दूसरी शादी भी हो जाती थी उस समय। वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा इसका प्रचलन नहीं था, यानी वैदिक सभ्यता के समय पर ये तीनों प्रथाएं जो है प्रयोग में नहीं थी। कुछ नदियां हैं जो कि ऋग्वेद कालीन हैं और उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कुबू है, कुबू को कुर्रम के नाम से जानते हैं आज। वितस्ता नदी थी, आज उसे झेलम के नाम से जानते हैं। परुषड़ी रावी नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा आज ब्यास कहलाती है। दृष्टद्युति घग्गर कहलाती है। सुवास्तु स्वात कहलाती है। कुभा काबुल कहलाती है। अश्किनी चिनाब कहलाती है। सतुद्री आज सतलुज कहलाती है। और उसके बाद सदानीरा गंडक नदी कहलाती है। गोमती गोमल नदी कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है, ऋग्वेद कालीन सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी, यानी सरस्वती को ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र का जो दूसरा नाम था उसे पुरंदर, जिसका अर्थ था किले को तोड़ने वाला, यानी किले को तोड़ने वाला अर्थात इंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या फैक्ट हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषता के ऊपर। तो यहाँ पर जनपदों का उदय शुरू हो गया था। राजा का पद जो है कर्म पर आधारित ना होकर के वंशानुगत हो गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चेंजेस किस तरह से हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक हो गया, जो कि पहले भी था। वर्ण व्यवस्था जो थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, अब वो कर्म पर आधारित ना होकर के जाति पर आधारित हो गई। तो सारा का सारा जो परिवर्तन आया वो उत्तर वैदिक काल में आया वर्ण व्यवस्था को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उत्तर वैदिक काल में स्त्री की दशा जो है खराब हुई। देखो, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पे जो स्त्री थी यानी कि माँ जो थी घर की, उसको जो है हेड ऑफ द फैमिली बोला गया था। मातृ सत्तात्मक फैमिली थी। फिर जब वो वैदिक काल आया तो पितृसत्तात्मक हो गया। अब जब उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्त्री की दशा उसमें गिरावट आई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है आश्रमों का जो वर्णन है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 रूपों में किया गया है। और किस में किया गया है, तो ये जाबाल उपनिषद में किया गया है। अच्छा, धार्मिक और यज्ञीय कर्मकांडता जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ी। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगीं जो कि आवश्यक नहीं थी, बस
कर्मकांडता को वो बढ़ावा दे रही थी। प्रमुख देवता की बात करें अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल के, तो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो है इंद्र। लोहे का प्रथम प्रयोग की अगर हम बात करें तो अंतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश, ये वो जगह है जहाँ से आप कह सकते हैं कि लोहे का प्रथम प्रयोग के जो है साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर जंप करते हैं, दर्शन और उसके रचयिता। तो 6 दर्शन माने गए हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन, और इसके रचयिता जो है कपिल जी को माना जाता है। योग दर्शन पतंजलि जी को माना जाता है। न्याय दर्शन गौतम को माना जाता है। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके रचयिता जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा, इसके रचयिता बादरायण को माना जाता है। और वैशेषिक कणादि या फिर उलूक को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक साहित्य के ऊपर। तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसको समझते हैं। तो वैदिक साहित्य, जो वेद हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो 10 तो इसमें मंडल हैं और गायत्री मंत्र जो है इसी से लिया गया है। सामवेद की बात करें तो मंत्र यज्ञ हेतु संगीत है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जो जनक है वो भी सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो गद्य व पद्य, और इसमें कर्म कांड बहुत सारा है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि गद्य और पद्य में जो वेद है वो कौन सा है? तो वो यजुर्वेद है। दूसरा, कर्म कांड से संबंधित भी कौन सा वेद है? तो वो भी यजुर्वेद ही है। और भारतीय संगीत का जो जनक है वो कौन सा वेद है? वो सामवेद है। अथर्ववेद की बात अगर हम करें तो औषधि, ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, ये तंत्र मंत्र बोलना चाहिए, टोना टोटका, ये सारी की सारी जो विधाएं हैं जिनके ऊपर भारतीय कल्चर में जो बातें की गई हैं वो सारा का सारा अथर्ववेद से संबंधित है। क्लियर? तो उपनिषद, जिसे हम लोग ब्रह्म विद्या के नाम से भी जानते हैं, आत्मा और परमात्मा संबंधित दार्शनिक विचार में संकलित हैं। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा से संबंधित जो दार्शनिक विचार हैं उनका संकलन किया गया है। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 108 है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ढंग से ध्यान रखेंगे। और ये सत्यमेव जयते भारत का क्या है? आदर्श वाक्य भी है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, 5वां है छंद और छठा है ज्योतिष। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन नोट्स के माध्यम से बहुत ही ब्रीफली चीज़ें बनाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति। तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसमें जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है, जो कि 200 BC से 100 BC यानी 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। पुराण की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10वें अवतार का जिक्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपके सामने है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित सभी फैक्ट समझते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, जो कि संस्थापक भी थे जैन धर्म के। 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, और ये वास्तविक संस्थापक थे। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो गई कि संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न वर्णित है उसमें क्या क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र।
ये 3 दर्शनों का उसमें जिक्र किया गया है। बल्कि यहाँ पर होना चाहिए सम्यक दृष्टि, और दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र है। उसके बाद 5 जो महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो शुरू के 4 हैं ये 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, जबकि जो 5वां है वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। तो 5 महाव्रतों में से 4 तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है, और जो 5वां ब्रह्मचर्य का है वो महावीर स्वामी का दिया हुआ है। अगला पॉइंट हमारे सामने है, जैन धर्म अनीश्वरवादी है। अब यहाँ पर जो जैन धर्म की बात हम कर रहे हैं तो वो ईश्वर को नहीं मानता है। अब जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे महावीर स्वामी के ऊपर। अच्छा, तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, और इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तप स्थल जो है वो जृंभिक ग्राम है। केवल की जो प्राप्ति इन्हें हुई यानी ज्ञान की प्राप्ति वो 42 वर्ष की अवस्था में। निर्वाण जो प्राप्त हुआ अर्थात इनकी मृत्यु जो हुई पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अगर हम शाखाओं की बात करें जैन धर्म की तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो होते हैं जो वस्त्रों का त्याग करते हैं। भाषा की बात करें अगर जैनियों की तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन महासंगतियाँ। तो प्रथम जो महासंगति हुई जैनियों की वो हुई पाटलिपुत्र में, और इसमें हुआ क्या, श्वेतांबर और दिगंबर में जो है 2 शाखाओं में जैन धर्म बट गया। 322 से 298 ईसा पूर्व की बात है। द्वितीय महासंगति की अगर हम बात करें तो ये हुई वल्लभी में, और इसमें क्या हुआ, धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, यानी जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ थे उनकी एक लिपि तैयार की गई, उनको लिपिबद्ध किया गया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन, माता जी का नाम जो था महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और इन्होंने जो गृह त्याग किया था जिसे महाभिनिष्क्रिमण के नाम से जानते हैं बौद्ध लोग, ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। जो तप स्थल है जहाँ पर इन्होंने तपस्या की उसका नाम है उरुवेला। ज्ञान प्राप्ति इनको जो हुई वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई, और महापरिनिर्वाण अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई वो 463 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। भाषा की अगर हम बात करें तो जो भाषा थी बौद्धियों की वो पाल भाषा थी। प्रथम उपदेश की अगर हम बात करें तो सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा ऋषिपत्तनम में। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए जिनके नाम है दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष और दुख निवारण। क्लियर? इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को प्रोत्साहित किया, और ये किस लिए किया, दुख निवारण के लिए। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं का सार है वो किस में संकलित है, तो प्रतीत समुत्पाद नाम से वो संकलित है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। ये एक फैक्ट है कि ना तो ये ईश्वर को मानता है और ना ही ये आत्मा को मानता है।
अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ घटनाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और उनके कुछ प्रतीक हैं जिनको हम समझेंगे। तो जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो है कमल एवं सांड। गृह त्याग प्रतीक घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां हैं। अब यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन से जो भी संबंधित कहानियां हैं उनका संकलन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ हैं और इनके भी 3 कैटेगरी हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कनिष्क के शासनकाल की अगर हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बट गया। पहली शाखा बनी हीनयान और दूसरी शाखा बनी महायान। हीनयान जो है गौतम बुद्ध के मूल उपदेशक रहे और महायान बोले हो गए जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके पुजारी बन गए, उसकी जो पूजा है उसके प्रचालक हो गए वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली जो बौद्ध संगीति है वो राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में और उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में और उस समय जो शासक था वो था कालाशोक। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय। और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति जो हुई वो कुंडलवन प्रथम ईस्वी के समकालीन और उस समय राजा कौन था? कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य जो साम्राज्यवाद की शुरुआत है, अपने आधिपत्य को बढ़ाने की जो शुरुआत है वो मगध साम्राज्य से मानी जाती है। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसे आप जो महाभारत काल है उसके नाम से भी कई बार जान लेते हैं कि 16 जो महाजनपदों का जो काल था वो कौन सा था? तो वो था मगध साम्राज्य के समय। इसमें सबसे पहला जो वंश आता है वो आपका आता है हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व से 492 तक उन्होंने शासन किया। इनकी जो राजधानी थी वो गृह ब्रज या राजगृह थी। राजनीतिक सुदृढ़ता का जो आधार था वो था वैवाहिक संबंध। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि जो हर्यंक वंश था उसका जो राजनीतिक सुदृढ़ता का आधार क्या था? तो मल्टीपल ये शादी किए, वैवाहिक संबंध बनाए। राजकीय चिकित्सक इस टाइम में कौन था? तो इस टाइम था जीवक। बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु, जिसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कुणिक के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार को बंदी बनाकर सिंहासन इसने प्राप्त किया। हथियार की अगर हम बात करें तो रथ, मूषल और महाशिलाकंटक नाम के जो 2 हथियार हैं इसने प्रयोग में लाए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासन में हुआ, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था। अगला जो शासक है वो है उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। ये हर्यक वंश का तीसरा शासक था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व के समय तक
संस्थापक की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो शिशुनाग हर्यक वंश का सेनापति था ये, और कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। राजधानी की बात करें अगर हम यहाँ पर तो वैशाली थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वो वैशाली में हुई और कालाशोक के समय पर हुई। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दो, एक तो राजधानी इसकी वैशाली थी और दूसरा द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई और किसके समय पर, कालाशोक के टाइम पर हुई। अगला जो वंश आता है मगध साम्राज्य के अंतर्गत वो आपका आता है नंद वंश। तो नंद वंश की अगर हम बात करें तो 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक का काल है। इसके जो संस्थापक हैं महापद्मनंद है और इनको सर्व क्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाशक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि नंदवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कौन था वो, महापद्मनंद। अच्छा, उपाधि की बात करें इसे कौन सी मिली, तो एक राट की उपाधि इसको मिली। अंतिम शासक की बात करें अगर हम लोग नंदवंश के तो वो घननंद था। ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा इसमें कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ वो घननंद के शासनकाल में ही हुआ था। क्लियर। सिकंदर को समझते हैं ब्रीफली। तो सिकंदर के बारे में जो फैक्ट है वो क्या क्या है देखिए। सिकंदर की हम बात करें तो ये मैसेडोनिया मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसमें जीता कौन था, सिकंदर जीता था। युद्ध का जो नाम था वो वितस्ता का युद्ध या फिर हाइड स्पीच का युद्ध। तो ये जो युद्ध हैं ये सारे के सारे युद्ध भी आपको कंठस्थ होने चाहिए, डायरेक्टली पूछ लेता है। सिकंदर की जो मृत्यु हुई वो 323 ईसा पूर्व में और कहाँ पर, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। चलिए, मगध साम्राज्य के बाद अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। तो इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। इसके जो सहायक महामंत्री थे उन्हें चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है। इनकी एक पुस्तक भी है अर्थशास्त्र, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो यहाँ मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इनकी एक पुस्तक भी है इंडिका, जिसे हम पढ़ेंगे आगे। सेंड्रोकोट्स की जो पहचान है वो विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त का जो शिक्षक था वो जैन भिक्षु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्याग जो किए वो श्रवण बेलगोला काया क्लेश द्वारा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बिंदुसार को। तो बिंदुसार, अभी ध्यान रखना ये बिंदुसार है और इससे पहले जो हम पढ़े हैं मगध साम्राज्य में वो बिंबिसार था। तो बिंबिसार में और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। उपनाम इसका क्या था, तो उपनाम था इसका अमित्रघात। संप्रदाय इसका क्या था, आजीवक संप्रदाय से संबंधित था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल रहा 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। धम्म प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु कलिंग पर आक्रमण किया इन्होंने। कब किया, 261 ईसा पूर्व में, और ये शासन का उनका 8वां वर्ष था। और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है युद्ध नीति से धम्म नीति पर पहुंच गया, क्योंकि जो भयंकर रक्तपात हुआ उससे ये महाविभोर हो उठे। अशोक का जो बड़ा भाई था उसका नाम था सुमन। अशोक का जो बौद्ध धर्म अपनाना है वो निगरोध सुमन का पुत्र से प्रभावित होकर, यानी जो अशोक का बड़ा भाई था उसका नाम सुमन था और सुमन का जो पुत्र था निगरोध, यानी कह सकते हैं भतीजा, तो उसके भतीजे ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोक का जो बौद्ध गुरु था वो था उपगुप्त। शिक्षा दीक्षा इन्होंने इसी से ली। महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका में धम्म के प्रचारक
इनको जो है अशोक ने भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है राहुलो बाध सूत्र से ली गई है। हृदय परिवर्तन जानकारी स्रोत, यानी जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो इसका स्रोत कैसे मिला, तो 13वां जो शिलालेख है उस शिलालेख के माध्यम से हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक का जब कलिंग पर आक्रमण किया गया अशोक के द्वारा, तो भयंकर रक्तपात से प्रेरित होकर उसका युद्ध को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लेना, इसकी जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो वो 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। क्लियर? अच्छा, शिलालेख की जो लिपियां थीं, अशोक के जो शिलालेख थे उसकी लिपियां क्या थीं, तो ब्राह्मी, कहीं पर खरोष्ठी और कहीं पर अरामाइक ग्रीक भाषा में शिलालेखों को लिखा गया था। अगर हम बात करें कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनके खोजकर्ता कौन थे, तो वो थे टी फैंटेलर। शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले उनको किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मौर्य साम्राज्य के उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, जिनकी संख्या 18 होती थी। मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जिनको हम समझेंगे। अर्थशास्त्र, लेखक कौन है, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इंडिका, तो इंडिका की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मौर्य उत्तर काल में विदेशी आक्रमण। तो इसमें पहला आक्रमण जो किया वो यवनों ने किया। भारत पर पहला आक्रमण था ये हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं इसको, और ये बैक्टीरिया के माध्यम से हुआ, बैक्टीरिया। हिंद यवन महत्वपूर्ण शासक कौन था, मिनांडर, और इसकी राजधानी क्या थी, साकल। नागसेन कौन थे, तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागसेन के बारे में बात करें तो मिनांडर या मिलिंद वाद विवाद संकलन इन्होंने किया था, यानी इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको लिखा था, और किताब किस में लिखा था, मिलिंद पन्हो। तो ये किताब है जिसमें मिनांडर वाद विवाद संकलन किया गया है, किसके द्वारा, नागसेन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भारत में सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम जो प्रचलन किया गया वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो सोने के सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए, इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए। और ये कैसे सिक्के थे, लेख युक्त सिक्के थे, मतलब उनमें कुछ लेखन कार्य भी किया गया था। ग्रहों के नाम, नक्षत्रों का आधार और उसके बेस पर भविष्य का बताना, संवत के बारे में बात करना, सप्ताह के 7 दिन का निर्धारण, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की गई, तो यूनानियों द्वारा भारतीयों को सिखलाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप रिमार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शकों के बारे में। शक, तो इनका जो मूल निवास था, यानी जहाँ के रहने वाले थे, वो मध्य एशिया था। प्रमुख शक शासक जो था वो रुद्रदामन था। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जूनागढ़ से प्राप्त हुआ। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाया था वो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वो किसने करवाया था। पहलाव की बात करें अथवा पार्थियन की बात करें, इनका जो मूल निवास था वो पर्थिया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इनमें जो था, पहलाव में या फिर पार्थियन में, वो गोंदो फर्निस था। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस गोंदो फर्निस के शासनकाल में भारत आया। अब ये एक फैक्ट हो गया
ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस या थॉमस गोंदो फर्निस, ये जो है गोंदो फर्निस के शासनकाल में जो है भारत आया था। किस चीज़ के लिए? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुषाणों के बारे में। तो कुषाण जो शब्द था वो यूची जनजाति से संबंधित था। निवास इनका जो था पश्चिमी चाइना था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों की बात करें अगर कुषाणों में तो कनिष्क 78 ईस्वी। शक संवत का जो प्रचलन है वो कनिष्क के माध्यम से किया गया, यानी कुषाणों की देन है। कनिष्क की जो राजधानी थी प्रथम पुरुषर या पेशावर, और द्वितीय जो राजधानी थी वो मथुरा थी। कनिष्कपुर या कश्मीर नगर संस्थापक जो थे वो कनिष्कपुर या कनिष्क, यानी कनिष्क ने ही जो कश्मीर नगर है उसकी संस्थापना की थी। कनिष्क का जो धर्म था वो कौन सा धर्म था? तो बौद्ध धर्म था। चौथी बौद्ध संगति जो हुई वो कुंडलवन कश्मीर में हुई, और किसने कराई? वो कनिष्क ने ही कराई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा साम्राज्य जो कि है गुप्त साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। घटोत्कच का जो शासनकाल है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत वो 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो 319 से 350 ईस्वी तक। और क्या क्या खास बातें हैं? गुप्त संवत की शुरुआत हुई। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। इनकी जो पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। पुत्र की बात करें तो समुद्रगुप्त इनका पुत्र था। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? B.A. स्मिथ ने कहा है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिशेर थे। श्रीलंका या सिंघल के राजा मेघवर्मन द्वारा बौद्ध मठ की स्थापना बोध गया में की गई, और ये किसकी अनुमति से? समुद्रगुप्त की अनुमति से की गई थी। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो समुद्रगुप्त को ही सिक्की पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चला। इनमें जो पॉइंट है, साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। इन्होंने जो उपाधि की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित करके। इसकी जो राजधानी की बात करें तो उज्जैन, जो कि MP में है। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए। चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत आया किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इनके शासनकाल में नवरत्न थे, 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, छपड़क और शंख शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करें कुमारगुप्त के बारे में। तो 415 से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाई, जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बाकी नवरत्न में 2 छूट गए थे, उनको भी समझ लेते हैं। 8वें नंबर पे थे घटकरपर और 9 नंबर पे बराहमिहिर। अच्छा, नेक्स्ट शासक कौन थे? स्कंदगुप्त।
तो इनका जो शासनकाल था 455 से 417 ईस्वी तक था। इनको जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हूणों के आक्रमण को विफल किया इन्होंने और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य का पुनरुद्धार इन्होंने किया। गुप्त काल की बात करें और विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या विशेषता हैं गुप्त काल की। पहला पॉइंट इसमें है सबसे छोटी इकाई ग्राम इकाई थी और उसका प्रमुख ग्रामिक हुआ करता था। ग्राम से मिलकर पेट बनता था। मंदिरों का निर्माण बहुत उच्च कोटि का हुआ। दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ जो कि देवगढ़ में है। बौद्ध गुफाओं मंदिरों में अजंता एवं बाघ की गुफाएं। राजकीय भाषा इस समय जो थी वो संस्कृत थी और राजस्व जो कर था वो उपज का 1/6 भाग था। भोग सब्जी व फल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुष्यभूति वंश। इसके जो संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, स्थान थानेश्वर और राजधानी क्या थी हरियाणा। थानेश्वर जो जगह थी वो राजधानी थी जो कि कहाँ स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्षवर्धन। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी जो राजधानी थी कन्नौज यूपी में थी। इनके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट और इनकी रचना क्या है हर्षचरित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के जो नाटक थे उसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन पुलकेशिन युद्ध की बात करें तो कहाँ हुआ नर्मदा नदी के तट पर। पराजय किसकी हुई हर्षवर्धन की। नेक्स्ट हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में तो चालुक्य शासक थे। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया और इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा शी यू की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री कौन आए थे तो वो थे हेनसांग। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तोत्तर वंश। तो इसमें पहला आता है पल्लव वंश और इसका जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची या कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन की जो रचना है वो मत्स्यमिलास प्रहसन ने की थी जो कि एक पल्लव शासक थे। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन की जो उपाधि है बातापी कोंड। राष्ट्रकूट वंश तो इसके संस्थापक कौन थे दंतीदुर्ग। राजधानी क्या थी इनकी मान्यखेट। ध्रुव प्रथम की बात करें अगर हम यहाँ पर तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया इन्होंने। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध हुआ किन किन के बीच में ध्रुव प्रथम जो राष्ट्रकूट थे, वत्सराज प्रतिहार वंश के थे और गुर्जर वो भी प्रतिहार वंश के थे। अमोघ वर्ष की बात करें अगर हम लोग तो जैन धर्म का अनुयायी था वो। इन्होंने जो रचना लिखी है वो क्या थी कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में। कैलाश मंदिर एलोरा का जो निर्माण करवाया वो कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा व एलिफेंटा जो गुफाएं हैं गुहा मंदिरों का जो निर्माण करवाया वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एलोरा व एलिफेंटा की गुहा मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल वंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे विजयालय। राजधानी क्या थी तो राजधानी थी तंजौर। श्रीलंका पर आक्रमण
चोल शासक राजराज प्रथम ने किया। परिणाम क्या हुआ? विजित राज्यों का चोल साम्राज्य में विलय। राजराजेश्वर का शिव मंदिर का जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने करवाया था। अन्य नाम इसके और भी हैं, बृहदेश्वर का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और कहाँ पर है? तो ये तंजौर में है। राजराज प्रथम की बात करें अगर हम लोग, तो शैलेंद्र शासक को अनुमति नागपट्टनम में बौद्ध मठ की स्थापना हेतु इन्होंने प्रदान की। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। तो महीपाल या पाल वंश को इन्होंने परास्त किया। और अभियान कौन सा चलाया? तो गंगा घाटी का सफल अभियान इन्होंने चलाया। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण इन्होंने करवाया। महीपाल पर विजय स्मृति के बाद ऐसा इन्होंने किया। स्थानीय शासन की बात करें तो जो कि स्वशासन के रूप में भी जाना जाता है, चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी ये, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। स्थानीय शासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। पाल वंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। नगर स्थापना बौद्ध विहार इन्होंने करवाया। ओदंतपुरी, बिहार शरीफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रिमार्क कर लीजिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत हुई वो वत्सराज प्रतिहार वंश के माध्यम से हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो अंत है गुर्जर प्रतिहार वंश विजय के साथ इन्होंने किया। अंत में हम बात करते हैं चौहान वंश के ऊपर। तो अजमेर की स्थापना इन्होंने की, अजयपाल जी ने, जो कि चौहान वंश से संबंधित थे। पृथ्वीराज चौहान, दूसरा नाम राय पथौरा। अगर हम इनके समय की बात करें तो 2 युद्ध हुए। पहला तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और विजय इसमें पृथ्वीराज चौहान की हुई। तत्पश्चात दूसरा युद्ध इनमें हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस बार जो विजय हुई मोहम्मद गोरी की हुई। यहाँ पर एक और फैक्ट, जो राजकवि थे पृथ्वीराज चौहान के वो चंद्रवरदाई थे, जिन्होंने एक रचना लिखी पृथ्वीराज रासो, जो कि क्या है? महाकाव्य है। एक और पॉइंट जो कि अंतिम पॉइंट है, दिल्ली शहर की नींव किसने रखी? तो वो है तोमर साहब, यानी तोमर ने दिल्ली शहर की नींव रखी। तो साथियों, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्राचीन भारत को पूरी तरह से फिनिश किया और बहुत ही सहज तरीके से फैक्चुअल जानकारी आपके समक्ष रखी। उम्मीद है कि आप सभी ने इसको बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर इसको पढ़ते समय कोई डाउट या कोई शंका रही हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर मैं आपको इस PDF को शेयर कर दूंगा। और मैं इस संदेश के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि प्रश्न ये नहीं है कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं, प्रश्न ये है कि हम कितनी बार और कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं और कितनी बार उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। तो हमको हर कंटेंट को रिवाइज करना है। जितनी बातें मैंने आपको बताई इस लेक्चर में, लगभग 80% बातें उनमें से इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस्ड नोट्स हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, फैक्चुअल तरीके से समझना है।
और उसके बाद उनको चाहो तो आप नोट्स बना लो या फिर मेरे ही नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को पसंद किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।